अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अपोजिशन जमातें मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और जलसों के लाएमल को हतमी शक्ल दे रही हैं। अगले हफ्ते अपोजिशन का पहला जलसा होगा हुकूमत के खिलाफ। ये जलसा गुजरावाला में होगा, जहां पर तमाम जो बड़ी जमातें हैं इस अपोजिशन के अलायंस में, वो वहां पर मौजूद होंगे और खिताब करेंगे। हुकूमत का अलबत्ता ये कहना है कि चाहे जलसे जितने भी कर लें, 2 साल तक जलसे करते रहें, लेकिन हुकूमत इनके इन जलसों से ब्लैकमेल नहीं होगी। आज वजीर आजम इमरान खान ने इंसाफ लॉयर फोरम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम सियासतदान जो इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो बेरोजगार सियासतदान हैं और 2 साल तक भी वो सड़कों पर रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनकी हुकूमत इन अपोजिशन लीडर्स से ब्लैकमेल नहीं होगी। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे लोग किसी मकसद के लिए निकलते हैं, चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। उन्होंने ये भी कहा कि खुद नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले। किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे हैं जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये भी कहा कि हिंदुस्तान का एजेंडा अगर आगे लेके कोई चल रहा है तो वो नवाज शरीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे इंडिया चाहता है कि फैटफ में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो, नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है मजीद सुनिए। इस वक्त अगर हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये बयान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ इंटरव्यूज़ में पहले भी दिया है और इसके बाद जब बगावत की FIR हुई है नून लीग के रहनुमाओं पे, तो उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम इस FIR के पीछे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से लिंक आज भी वज़ीर आज़म ने जोड़ा है और कहा है कि वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ का एजेंडा वही है जो कि हिंदुस्तान का एजेंडा है। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि NRO नहीं मिलेगा इस अपोजिशन रहनुमाओं को और जितने जलसे वो करना चाहे कर लें, लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो वो तमाम लोगों को जेल में डालेंगे और वो जेल कोई VIP जेल नहीं होगी, वो आम जेल होगी जिसमें आम लोग होते हैं। इस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक और अहम बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ISI को पता होता है कि कौन सा वज़ीर आज़म करप्ट है, कौन नहीं है। उन्होंने अपने मुतालिक ये बात की कि उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन का मालूम था और नवाज शरीफ को भी क्योंकि ये मालूम होता है कि मेरी करप्शन का उनको पता है, इसीलिए जब वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर लाई हो जाती है। उन्होंने आज जहीरुल इस्लाम जनरल साबिक रिटायर्ड DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम के हवाले से भी ये कहा कि नवाज शरीफ उस वक्त इस्तीफा मांगने पे खामोश इसलिए रहे क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि मेरी जो करप्शन है उसका इनको मालूम है। ये इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है।
ये बयान चंद रोज पहले खिताब में नवाज शरीफ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तो वजीर आज़म इमरान खान ने आज वजह बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ करप्ट थे इसलिए वो इस हवाले से खामोश रहे। आज नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद जुबैर के हवाले से भी इमरान खान ने बात की। उन्होंने कहा कि कुछ रोज पहले वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के आयतुल्लाह खुमैनी को कंपेयर कर रहे थे नवाज शरीफ से, जबकि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो अपनी मर्जी से बाहर गए हैं, जबकि आयतुल्लाह खुमैनी को जबरदस्ती बाहर भेजा गया था, एग्जाइल में भेजा गया था और उन पर ना कोई करप्शन ना जायदाद बनाने के इल्जामात थे। इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है। मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह ख़ामेनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आयतुल्लाह ख़ामेनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। आयतुल्लाह ख़ामेनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। इसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह ख़ामेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। वज़ीर आज़म के इन तमाम बयान पर बात करेंगे। आज की अपडेट ये भी है कि नैब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है उसको मनसूख किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस पर क्या असरात होंगे, इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सिंध के साबिक गवर्नर और PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले जो आपके हवाले से बात की है आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप क्यों आयतुल्लाह ख़ुमैनी को कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ से? नवाज शरीफ तो अपनी मर्जी से गए हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के ऊपर ना कोई करप्शन के चार्जेस थे और उनको तो जबरदस्ती भेजा गया था, एग्जाइल में भेजा गया था। मुझे अफसोस होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सीरियसली, एक तो ना इनको हिस्ट्री का पता होता है, ना कंपैरिजन जब करते हैं, कहाँ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं। मैं हामिद मीर के प्रोग्राम में था लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे, और हामिद मीर के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि आज तक ये फर्स्ट टाइम है, ऐसा मॉडल कभी नहीं हुआ कि एक लीडर बाहर से बैठ के जद्दोजहद को लीड कर रहा हो। तो मुझे हिस्ट्री काफ़ी आती है, तो मैंने इमीडिएटली ये कहा कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी थ्रू आउट जो थे वो फ्रांस में थे और शाह ईरान के ख़िलाफ़ वो स्ट्रगल वेज कर रहे थे। और शाह ईरान का जब जहाज़ उड़ा था तेहरान से, तो उसके 2 घंटे के बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी पहुंचे थे। इनको तो ख़ुमैनी का नाम भी मेरा ख्याल है 3 दफ़ा स्लिप होके फिर फाइनली करेक्ट किया था, जैसे ये करते हैं। और दूसरी बात ये है कि शाह ईरान ने जो ये कह रहे हैं कि एग्जाइल में ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर, बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। अब मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, बट आई वॉन्ट टू जस्ट से कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने ये सोचा कि एग्जाइल में रह के वो ज़्यादा इफेक्टिवली लीड करेंगे अपनी स्ट्रगल को, और वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि उस वक्त हुकूमत या शाह ईरान नहीं चाहते थे कि ख़ुमैनी वापस आए, और 13-14 साल का एग्जाइल था, इराक में भी रहे, टर्की में भी रहे, पेरिस में भी रहे। ये तो चाह रहे वापस आए, यहाँ तो अदालतें भी चाह रही है कि वापस आए। तो भेजा क्यों था? इसलिए ये सिर्फ ड्रामा है कि जी वो वापस आए। इनकी टांगे कांप रही हैं, वो बाहर बैठ के लीड कर रहे हैं। अभी यहाँ जिस दिन लैंड कर गया मियां नवाज शरीफ, यहाँ वापस आ गए। अभी तो सिर्फ मरियम नवाज हैं उनकी जगह। तो मरियम नवाज 24 घंटे सारे जितने ओहदेदार हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, हर रोज क्या बातें करते हैं? मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। आपकी मरियम नवाज से तो इतनी जान निकलती है, नवाज शरीफ यहाँ आ जाएंगे तो आपकी हालत आपके लिए ज्यादा खराब होगा। एंड आई कैन अश्योर यू शहजाद, ये सिर्फ ऊपर की ड्रामेबाजी, ये चाहते ही नहीं कि वो वापस तो अगर आप समझते हैं कि उनकी जान निकल जाएगी अगर नवाज शरीफ आ जाए, तो उनका ब्लफ कॉल करें, नवाज शरीफ आए। आपको जब हमने फाइनल, आपकी तहरीक को भी फायदा होगा और इनको नुकसान होगा, तो जब हमने जान फाइनली निकालनी होगी ना, वो नॉट इन द फिजिकल सेंस बट इनकी हुकूमत को सियासी तौर पर, तो फिर उस वक्त आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो अभी क्या नवाज शरीफ को अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब मोमेंटम पकड़ेगी तहरीक उसके बाद में आऊंगा? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है, इसको तो आपने वहाँ से हमारी गुफ्तगू आ गई, वो तो प्राइमरीली अपने मेडिकल रीजंस की वजह से वहाँ हैं। और पूरी पार्टी ने, पूरी लीडरशिप ने, तमाम वर्कर्स ने बिल्कुल क्लियर कट मियां नवाज शरीफ को कहा है कि जब तक आपका इलाज नहीं होगा उस वक्त तक आप वापस नहीं आएंगे।
जुबैर साहब देखें, जिस वक्त वो यहाँ से गए थे उस वक्त तो वाकई लगता था कि उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन अब वो चहल कदमी भी कर रहे हैं, वो रोजाना सियासी बात भी करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, एक घंटा आके स्पीच कर रहे होते हैं, तो उनकी तबीयत नवंबर 2019 ऐसी तो नहीं है ना जुबैर साहब? नहीं तो देख कर पता चल जाता है ना जुबैर साहब, एक शख्स, मैं बता देता हूँ, आपने कहा कौन डिटरमिन करेगा, एक शख्स जो कि बिस्तर पर है, अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, एक शख्स जो सियासी तकरीरें कर रहा है, रोजाना की बुनियाद पे कर रहा है, उसकी तबीयत में फर्क तो आया है ना। तो फिर इखलाकी जवाब क्या होता है? खुमैनी को जबरदस्ती भेजा गया, नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आ रहे, सिर्फ मेडिकल है, वहीं तक हमें कंटेन करना चाहिए। ये पीटीआई ने एक सियासत में एक नई चीज डिफाइन की कि अगर आप कितने बीमार हैं, तो जिस तरह कुलसूम नवाज पर सवाल, साहिबा पर सवाल उठाते थे कि ये नहीं उतने बीमार नहीं, वहां पहुंच गए थे अस्पताल के कमरे में वीडियो बनाने के लिए, इलाज चल रहा था, उनका अस्पताल में थे। नवाज शरीफ के बारे में तो मुकदमा ये है ना कि वो अस्पताल में ना दाखिल हुए हैं, ना उनका इलाज शुरू हुआ है। हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हमारे मियां नवाज शरीफ का 30-35 साल का रिकॉर्ड है जद्दोजहद करने का। 1993 में जब गुलाम इसाक ने पहली दफा उनको निकाला था, तो मियां नवाज शरीफ ने वो उस दिन जो चैलेंज किया था, उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है हमें ये किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, और एग्जाइल में जाने का भी उनका एक एक्सपीरियंस है ना, उनकी हिस्ट्री है। या तो वो फिर इमरान खान की वो जो खुमैनी की एग्जांपल दे रहा था कि बंदूक की नोक पर उनको भेजा गया था, तो मियां नवाज शरीफ को कैसे भेजा था? और बाय द वे इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड 2004 या 2006 में उन्होंने कहा था कि उनका एग्जाइल जाने का जो था वो अपनी चॉइस नहीं होती है। इन अदालतों के जरिए उनको इंसाफ नहीं मिल सकता था, जो कि परवेज मुशर्रफ के अंडर है। आज इमरान खान साहब ने ये भी बात कही है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आईएसआई को पता होता है कि कौन चोर है कौन नहीं, उनको पता है मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उनको ये पता होता है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने चोरी की है। और उन्होंने ये आज कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे जो वो कहते हैं कि उनका इस्तीफा मांगा था, तो उस इस्तीफा मांगने पर नवाज शरीफ खामोश इसलिए रहे थे क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम को ये मालूम था कि नवाज शरीफ करप्ट है, इसलिए वो खामोश रहे। पहली बात तो ये है कि हम जो 6 साल से सोच रहे थे पूरी कौम कि वो जो उंगली उठाई थी, अंपायर की उंगली, 2014 सितंबर में यहाँ खड़े होकर या अगस्त 2014 में इमरान खान ने, आज उन्होंने वजाहत कर दी कि वो उंगली का इशारा किस तरफ था। आज इमरान खान ने एंडोर्स कर दिया जो हम स्टैंड लेते थे, खुद एंडोर्स किया कि जी जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा था मियां नवाज शरीफ से, ये उन्होंने एंडोर्स किया। पहली बात तो ये मियां नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। सेकंड चीज़ ये है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम खुद तो आए भी नहीं थे, किसी के हाथ पे काम भेजा था। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें किसी जगह भी ये जिक्र नहीं था कि चूंकि आप करप्ट हैं इस वजह से आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये कहीं जिक्र नहीं था। आप चाहे वो 2014 के नैरेटिव्स उठा लें, 2015 में उठा लें, कहीं ये नहीं था। बट सबसे बड़ी बात जो है ये है ड्रैग करना इदारों को पॉलिटिक्स में। आज इमरान खान ने खुद कंफर्म कर दिया कि आज भी वो, उन्होंने कहा ना मेरे ऊपर क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आज आईएसआई को पता है, आईएसआई के चीफ को पता है कि इमरान खान करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये कहा ना इमरान खान ने, हु इज ड्रैगिंग द मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनटू पॉलिटिक्स। ये काम है, ये कंफर्म किया उन्होंने कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तलवार रखती हैं, प्राइम मिनिस्टर को मॉनिटर कर रही होती हैं। ये काम है ही नहीं आईएसआई का, इसमें कोई फख्र या बयान करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो ये बात करते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि करप्शन की वजह से इस्तीफा मांगा, वो कह रहे हैं कि करप्शन थी जो कि उस वक्त के डीजी आईएसआई को पता था, इसीलिए नवाज शरीफ क्यों पता था, उनका काम है ये। लेकिन ये बताइए ना, ये तो इमरान ने ऐसे अपना मौकिफ तो इसमें दे दिया। सॉरी लेट मी कॉन्टेक्स्ट। इमरान खान ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा है कि इस वजह से इस्तीफा मांगा था और मेरे से इस वजह से नहीं मांगते। उन्होंने कहा इस वजह से वो खामोश रहे क्योंकि उनको पता था कि नवाज शरीफ करप्ट है, इसलिए नवाज शरीफ ने कुछ कहा नहीं। अब नवाज शरीफ जब कहते हैं कि मुझे ये पैगाम मिला, तो हाउ डिड नवाज शरीफ रिएक्ट, क्या किया उन्होंने उस वक्त? जो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कैसे एक्सेप्ट? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था मैं तो सैक कर देता जी। एक पहले तो इमरान खान को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो करते क्या। एक तरफ वो कह रहे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम वॉज राइट इन डिमांडिंग द रिजिग्नेशन, इसी तरह का तासुर है ना, बिल्कुल ऐसे ही कहा ना कि इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वो एक कौमी फरीजा अंजाम दे रहे थे। कौन सा कौमी फरीजा अंजाम दे रहे थे? ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम का इससे ताल्लुक है ही नहीं। FBI कहे, SCCP कहे, NAB कहे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहे, और वो भी उसका एक प्रोसेस होता है। आप ऐसे इस्तीफे थोड़ा जाके मांगते हैं। ISI चीफ को आपने लेबल कर दिया आज उठा के,
ये बहुत सीरियस एलिगेशन है कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है अब अगर किसी को शक पहले तो नवाज शरीफ की तरफ से आया था जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कि मुझसे इस्तीफा मांगा था, और क्या आज इमरान खान ने उस बात जब हमने कहा तो आप इमरान खान ने और तमाम एनालिस्ट ने ये कहा कि ये देखे जी इदारों को वो कंट्रोवर्शियल बना रहे, यही कहा था ना। आज किसने बनाया है? और ये तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। ही हैज रीडिफाइंड द रोल ऑफ ISI। इन्होंने आज ये पूरी कौम को बताया कि ISI करता क्या है। आई थिंक इट्स मज़क्का खेज बात की इमरान खान ने। और अब मैं देखूंगा वो सारे एनालिस्ट जो बढ़ चढ़ के बातें करते थे, आज इमरान खान से पूछे ना जाके कि आपको किसने बताया था। लेकिन जो मैंने सबसे पहले कहा था ना कि आज हमें पता चला है कि वो जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है अगले 48 घंटे में, तो वो इसका रेफरेंस दे रहे थे। अब आपकी जो एहतजाजी तहरीक है उस पर आज इमरान खान ने कहा है कि ये बेरोजगार सियासतदान है, सड़कों पर निकलना चाहते हैं, 2 साल तक जलसे करें, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, आपने जितने जलसे करने कर लें, लेकिन अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो तमाम लोगों को जेल में डाला जाएगा और वो जेल कोई VIP जेल नहीं होगी, वो जेल होगी जो एक आम आदमी के लिए है। तो PMLN का और दीगर जमातों का प्लान क्या है? सिर्फ जलसे कर रहे हैं या कोई ऐसी सूरत हाल होगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेंगे? मुझे ये बताएं कि एक हुकूमत जो एक बिल्कुल पीसफुल एक मीटिंग होती है सेंट्रल वर्किंग कमेटी की, मुस्लिम लीग की, जिसमें कोई 100 लोग अंदर बैठे हुए होते हैं, उसके कोई हंगामा नहीं हुआ। हमारा अपना हेडक्वार्टर है 180H लाहौर में, मॉडल टाउन में, और 40 लोगों पर, टॉप लीडरशिप पर गद्दारी के मुकदमे फाइल हो जाते हैं, हुए ना 40 लोगों पर, जिसमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शाहिद खाकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड, प्लस गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट। जो हुकूमत एक पीसफुल मीटिंग पर गद्दारी के मुकदमे कायम करती है, वो ये जब लाखों लोग बाहर निकलेंगे तो उसको इमरान खान क्या और बाय द वे ये गद्दारी के मुकदमे डायरेक्टली इमरान खान ने बनवाए हैं। अच्छा, ये कैसे पता है आपको? क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान हूं, बकौल फवाद चौधरी उन्होंने कहा मैंने बात की, वो तो बड़े सरप्राइज है इस बात पर। और उनकी एक तो उनकी जो सरप्राइज है ना, एक तो रीकन्फर्म्स अगेन, अगर ये बात मान ली जाए कि उनको कुछ नहीं पता होता, वो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट मंथ जब वो रुपए गिरा था 9 रुपए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो टीवी पर देखा था। थाने में आपको ये कहा गया कि किसी की फरमाइश पे ये मुकदमा किया गया है? नहीं, मैं बता देता हूँ। चीनी की कीमत बढ़ गई 55 रुपए से 115 होगी, वो कहते मुझे पता ही नहीं, माफिया करता है। लॉकडाउन हो गया, वो कहते मुझे पता नहीं। वो गंदम गायब होगी, वो कहते पता नहीं। गद्दारी का पाकिस्तान की तारीख में 40 बंदों पर एक साथ मुकदमे ऑन अ पीसफुल मीटिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ अ पीसफुल मीटिंग, इंटरनल मीटिंग, उस पर अगर गद्दारी के हो सकते हैं तो ये लाखों लोगों के साथ करेंगे क्या गुजरांवाला में? चैनल पे आप बैठ के शो कर रहे हैं, उस चैनल पर भी आपके वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने गद्दारी का मुकदमा किया था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे ना, उन्होंने कुछ कहा इस चैनल पर है? इस चैनल पर, जियो पर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब आज भी उस बात पे खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपने जो तारीख बताई है ना वो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नहीं, आई एम सो लेकिन हर किसी ने उसमें अपना हिस्सा डाला। कंपैरिजन नहीं, प्लीज हर किसी ने अपना हिस्सा प्लीज 126 दिन यहाँ बैठे थे, यहाँ आके पथराव करते थे। मैंने तो आपको एक मिसाल दे दी। यहाँ आके पथराव करते थे। इमरान खान ने पुलिस वैन को रोक के लोगों को निकाला था, पुलिस थाने में जाके प्रेसिडेंट अलवी और दूसरे लीडर्स ने जाके लोगों को अपने निकाला था। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सबसे सीनियर 3 पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया था, पार्लियामेंट के पर अटैक करते थे, कंटेनर लेके पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर के उधर, पीटीवी के अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से उन पर सेवल नाफरमानी ऐलान किया था, बिजली के बिल ना पे करने। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे, आज क्या हिकमत अमली तय की है इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद कल ख्वाजा आसिफ ने खिताब में यह कहा कि हमारे 84 MNA हैं और वो नवाज शरीफ की कॉल पे इस्तीफा दे देंगे। जब हमारी मूवमेंट नुक्ता उरूज पे पहुंचेगी और नवाज शरीफ कहेंगे कि इस्तीफा दे दो तो इस्तीफा दे देंगे, और जब इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे तो फिर सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं, कौन करवाता है, हम देख लेंगे। क्या कहा था सुनिए जरा। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ता अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा।
तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे और फिर देखते हैं कि कौन सेनेट के इलेक्शंस करवाता है। अब सवाल बार बार ये उठता रहा है कि क्या जो दूसरी दीगर पार्टीज हैं इस अलायंस में वो भी इस्तीफा देना चाहती हैं या नहीं, और बिलखुसूस बात होती है पीपल्स पार्टी के हवाले से। वैसे तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो या इस्तीफे देने का अगर वक्त आया तो हम इस्तीफे देंगे, क्योंकि हमने ऑपोजिशन के एलामिये में ये शिक डाली हुई है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठते रहते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी या नहीं देगी, क्योंकि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उनके पास गेन करने के लिए दोबारा सिंध हुकूमत है जो ऑलरेडी उनके पास है, जबकि नून लीग के पास गेन करने के लिए पंजाब हुकूमत भी हो सकती है और वफाकी हुकूमत भी हो सकती है। और इसीलिए बहुत सारे सियासी तज्जियाकारों की यह राय है कि वो इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं इस्तीफे वाली बात पर। कल प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब ने भी ये कहा था कि उनकी खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफे नहीं देने जा रही। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी अभी तक असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर आपके साथ नहीं है। तो हामिद मीर साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है इस्तीफे वाले मामले पर, और इस पर कल ट्वीट भी किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। जब हामिद मीर साहब ने ये प्रोग्राम में बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब का इस पर ट्वीट था, मीर साहब हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, तुसी ते अंदर दी गल जानदे हो। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि वो को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं कर सकते, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जमान भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिग्नेटरी हैं आप अपोजिशन के एलामिये में। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा भी है कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर जरूरत पड़ी, वक्त आया, लेकिन फिर भी तज्जिएकार हों या दूसरे लोग वो एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो एतमाद नहीं कर पा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस इस्तीफे वाली शिक पर भी ऑन बोर्ड है। क्या वजह है इसकी? हम इस चीज का तो जवाब नहीं दे सकते कि अगर कोई एतमाद कर रहा है या नहीं कर रहा। गुजारिश इतनी है कि ख्वाजा साहब की अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने खुद नुक्ता अरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम बुनियादी तौर पर हुकूमत से इस्तीफे लेने आ रहे हैं, और जब कभी ऐसा माहौल बन गया कि जिस वक्त ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, तो जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, उस मौके पे जरूर हम इस इस्तीफे की ऑप्शन को कंसिडर करेंगे और इस्तीफे देगी भी सही। लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अगर इलेक्शन हो जाए तो जो पोजीशन है पीपल्स पार्टी की पंजाब भर में, आप तो बेहतर जानते हैं, तो पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा दोबारा सिंध हुकूमत गेन कर सकती है। तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा इस्तीफे देने में? ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जब पीटीआई इस्तीफा देना चाहती थी तो खैबर पख्तूनख्वा के जो MNAs MPs थे वो मना कर रहे थे इमरान खान साहब को कि इस्तीफे ना दें, और इसीलिए उनके इस्तीफे बाद में आपने देखा कबूल भी नहीं किए गए। देखिए, अगर तो इस्तीफों को जोड़ा जाए सेनेट के इलेक्शनों के साथ, तो ये बात में आईनी और कानूनी तौर पे वजन है कि इलेक्टरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं होगा सेनेट के इलेक्शन के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तहरीक का, इस मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेनेट इलेक्शन से बहुत बड़े हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेनेट इलेक्शन सॉल्व करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये उनके ऊपर थोपी गई, इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, और जब से ये हुकूमत वजूद में आई है इसने एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसने अजीरन कर दी है। और इस मुल्क में इस वक्त जो आईनी हकूक हैं, जो फ्रीडम्स हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ द पर्सन हो, इन्होंने सारी फ्रीडम्स के ऊपर समझौता किया है। आइन के वो हकूक जो आप शहरी को एक इज्जत नफ्स देते हैं, आइन के वो हकूक जो कहते हैं कि किसी भी शहरी को बगैर किसी कानूनी जवाब के नहीं जाएगा, अगवा नहीं किया जाएगा। हम इस जबर और जुल्म के निजाम के खिलाफ है जो इस मुल्क में जारी है। सेनेट इलेक्शन और उसके इलेक्टोरल का मुकम्मल ना होना, ये तो सिर्फ इट इज अ माइनर थिंग, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर साहब, दोनों पार्टीज के दरमियान बदएतमादी तो रही है ना, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जब जरदारी साहब ने एक बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने वाला, उसके बाद तयशुदा मुलाकात थी, नवाज शरीफ साहब ने कैंसिल कर दी, जिस पर जरदारी साहब कहते रहे कि जब भी जरूरत पड़ती है नवाज शरीफ साहब मुंह मोड़ लेते हैं। फिर बलूचिस्तान हुकूमत का गिरना, जिस पर आपने हमारे प्रोग्राम में ही माफी मांगी थी कि हम इस्तेमाल हुए उसके लिए, तो ये बदएतमाद भी तो है। और उस पर ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर लीडर के इस तरह के बयानात आना, ऐसा ट्वीट आना कि आप तो अंदर की खबर जानते हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, ख्वाजा साहब की जहाँ तक आपने माजी का जिक्र किया, तो ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि तमाम सियासी पार्टियों की अपनी अलग सियासत है।
और उसमें उनके अपने अलग नजरियात हैं और माजी में ऐसी फिजा रही भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इस चीज को क्यों दरगुजर कर रहे हैं कि जैसे ही ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दी तो उनकी स्टेटमेंट के गालिबन 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मियां नवाज शरीफ साहब खुद आए टीवी मीडिया के सामने, और वो उनकी पार्टी के कायद हैं, और उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में इसके ऊपर अपनी जो अपॉलजी है वो भी उन्होंने मीडिया को दी। तो अब सिर्फ उसी चीज के ऊपर मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशन करना कि बदएतमादी है। 16 तारीख को जलसा है गुजरावाला में, 18 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा होस्ट कर रही है कराची में, फिर उसके बाद 25 तारीख को जलसा है क्वेटा में, फिर 30 नवंबर को हम जलसा होस्ट तय कर क्या रहे हुआ हैं है मुस्तफा नवाज खोखर साहब कि अगर इस तहरीक में जान पड़ती है, जलसे कामयाब होते हैं, तो फिर ये सोचा जाएगा कि आगे अगले स्टेप पर जाएं, या इस्तीफे वैसे भी आप लोग दे देंगे जनवरी के वक्त जब टाइम आएगा? तो देखिए, आप एक्शन प्लान को एक दफा फिर दोबारा देखें। उस एक्शन प्लान में बाकायदा तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये एग्री किया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जलसे होंगे और रैलियां होंगी, और जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ एक फैसला कुन मार्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च किया जाएगा। राइट। तो हम इन तमाम फेजेस में, इन स्टेजेस में, हम पहले जलसे पीपल्स पार्टी भी होस्ट कर रही है, दीगर सियासी जमातें भी कर रही हैं, मुख्तलिफ सूबों में, पूरे मुल्क में बहुत बहुत जलसे शुक्रिया, होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर। लॉन्ग मार्च। मुस्तफा नवाज खोखर, तर्जमान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि अगर नुक्ता अरूज पे ये मूवमेंट पहुंचती है तो उस वक्त हम भी इस्तीफ़ा देंगे। बदएतमादी माजी में रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के जो बयान थे उसका जवाब नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या हिकमत अमली बनाई है हुकूमत ने इस मूवमेंट से निमटने के लिए? इसका फैसला आज करना था, क्या फैसला हुआ है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन ने अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है। कौन सा जलसा कहां और किस तारीख को होगा, इसकी डेट भी दे दी गई है। दूसरी तरफ हुकूमत भी हिकमत अमली बना रही है कि ऑपोजिशन की इस एहतजाजी तहरीक से कैसे निपटा जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, शफकत महमूद और दीगर लोग मौजूद थे। उन्होंने आज मुलाकात की है, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार थे, और हमारे ज़राए बताते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया है कि किस तरीके से डील किया जाएगा इस एहतजाजी तहरीक को। इस हवाले से हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजीर आजम ने जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कमेटी बनाई थी इस ऑपोजिशन के एहतजाज से निमटने के लिए, आप भी उसका हिस्सा हैं और दीगर अरकान ने भी आज मुलाकात की है वजीर आला उस्मान बुज़दार से। क्या हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ है? क्या जो जलसे जुलूस हैं, जो रैलीज हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी या इजाजत होगी ऑपोजिशन को कि वो अपने तहरीक चला सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं? अभी तो खैर शतरंज का ये खेल शुरू हुआ है। अभी तो देखिएगा कि आगे हमारे पत्ते क्या आएंगे। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि PMLN के बहुत सारे लोग जो हैं वो हैं जो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे हैं। सो अभी देखते हैं आगे जब चलेगी, अभी जब पॉलिटिकल हमारी हिकमत अमली सामने आएगी तो उस वक्त फिर PMLN को पता चलेगा कि काम बड़ा मुश्किल है जिसमें उन्होंने हाथ डाला है। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए ना जरा कि ब्रॉडर टर्म्स में क्या सोच रहे हैं आपके? ऑपोजिशन को इजाजत इस बात की होगी कि वो अपना एहतजाज करें, जलसे करें, जैसे PTI ने भी किए थे जब ऑपोजिशन में थे, या उनको रोकने की कोशिश की जाएगी? इस पर कोई इत्तेफाक हुआ है क्या? नहीं, हमारा कोई मसला नहीं है। जो मर्जी जलसे करें, जुलूस करें, ये तो उनका हक है कि वो अपने तौर के ऊपर जो सियासी इज्तिमा करना चाहते हैं वो करें, और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ें। ये अलग बात है कि हमारे अपने जो एक जो हमारे जो हेल्थ है का जो डिपार्टमेंट्स हैं, या जो पाकिस्तान में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उसकी जो वरीज हैं कोरोना को लेके, वो जरूर है। ना वर्कर्स लेवल पर, ना लीडरशिप लेवल पर किसी को अरेस्ट किया जाएगा, दिफा 144 नहीं लगाया जाएगा, इंतजामी रुकावटें नहीं क्रिएट की जाएंगी ऑपोजिशन के लिए, ये तय हो चुकी है बात? नहीं, बिल्कुल हम इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। पहले भी बात करी थी कि जो भी आप हमारे जो आपको आज़ादी है अपोजिशन की तरफ को, चाहे वो
जिस तरह मर्जी अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करना चाहते हैं वो अपनी तहरीक चलाने का शौक पूरा करें, और ये घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आ रहे, तो क्या ये कोशिश है हुकूमत की, क्या ये हिकमत अमली है कि डिवाइड किया जाए नून लीग को और उनके लोगों को? 5 लोग ऑलरेडी जो आपसे मिले थे, नून लीग ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, क्या ये हिकमत अमली का हिस्सा है आपकी? देखिए जी, ये हमारी हिकमत अमली नहीं है। अगर हमारी हिकमत अमली होती तो अब तक PMLN जो है, आपको याद होगा कि 1993 में जब 2/3 मेजॉरिटी थी PMLN के पास, तो 10 दिन लगे थे 2/3 मेजॉरिटी को मंजूर भट्टू साहब की तरफ जाते हुए। तो अगर हमारी हिकमत अमली होती तो PMLN में अब भी कोई बंदा नहीं बचना था। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो डायरेक्ट इदारों से जिस किस्म का क्रिटिसिज्म किया, या जिस किस्म का इन्होंने एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक अपना नैरेटिव खड़ा किया, उसके नतीजे में जो PMLN का अपना वर्कर है और अपना जो उनका इलेक्टेबल है, वो बड़ा नाला है। और इसीलिए आपको कल नवाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि आप बुज़दिल हैं अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते, यानी वो खुद और उनके बच्चे तो लंदन में बैठेंगे, लेकिन बाकी सारे यहाँ पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मासूम सी ख्वाहिश है उनकी, तो जाहिर है कि वो उनके अपने वर्कर्स और जो इलेक्टेड लोग हैं वो इसके ऊपर बड़े नाला भी हैं, नाराज भी हैं और डिसकंटेंट भी। आप लोगों की आज उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है इंतजामी मामला, गवर्नेंस, ये तो उनके जिम्मे हैं, लेकिन उनकी एक सियासी सोच भी होगी। यकीनन पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस ऑपोजिशन की तहरीक को? उनकी सोच क्या है? उनकी सोच वफाक से मुख्तलिफ नहीं है, और जो इस वक्त जो PTI की एक समझिए कि एक स्ट्रेटजी है, वो ही उस्मान बुज़दार साहब भी वही फॉलो भी करेंगे और वो उसके ऊपर यकीन भी रखते हैं। और क्योंकि उनकी कारकर्दगी पे तनकीद भी होती रही है, अब अगर ऑपोजिशन की तहरीक चलती है, पंजाब में पहला जलसा है, आपके ख्याल में वो तैयार हैं जो भी इंतजामी मामलात हैं उनसे निपटने के लिए, इस तहरीक के लिए? हम तो जो भी इंतजामी सहूलत फराहम करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे PMLN के या बाकी जो लोग, अब तो इंतजामी सहूलत देने के हक में है, और जिस किस्म की भी सहूलत उनको चाहिए होगी वो पंजाब हुकूमत जो है वो उनको फराहम करेगी। और चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जाहिर है कि एक ही आदमी है और वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो उनकी भी जो सोच है वो भी यही रिफ्लेक्ट करती है जो बाकी PTI की सोच है। अच्छा फवाद साहब, चंद रोज पहले जब APC में खिताब किया था नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझसे जो है धरने के दौरान DG ISI उस वक्त इस्लाम, उन्होंने आके इस्तीफा मांगा था। इनफैक्ट ये उन्होंने APC के बाद एक तकरीर थी उसमें कहा था, और उन्होंने कहा मुझसे इस्तीफा मांगा, मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि जो भी इसके नताइज हैं वो हो जाए, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। आज इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान ने तो इस बात को इंडोर्स किया। अभी जुबैर साहब मेरे प्रोग्राम पे ये कह के गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा और उस पर नवाज शरीफ खामोश इसलिए रहे क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मालूम था कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ को मालूम था कि उनको पता है कि मैं करप्ट हूं, इसलिए वो खामोश रहे। अब नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से एक बात कही गई थी कि DG ISI ने मुझसे इस्तीफा मांगा, इमरान खान साहब ने तो आज इंडोर्स कर दिया उस बात को। इमरान खान तो रेफर कर रहे थे ना जो नवाज शरीफ ने बयान दिया, उन्होंने वो, अगर आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखें, वो उन्होंने ये बात कही है कि क्यों खामोश रहते हैं। अगर आप इस तरह से इस्तीफे मांगे या बात करें, वो इसलिए खामोश रहना पड़ता है कि आपने अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे होते हैं, वो एजेंसीज को सबको पता होता है। उसके बाद जब ज़हीरुल इस्लाम रिटायर हुए तो नवाज शरीफ साहब को उनके ऊपर इतना गुस्सा था कि उनको बुलाया, उनके साथ चाय पी, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और शील्ड पेश की उनको रिटायरमेंट के वक्त। अब ये तो जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, ये वैसे ही कॉमन सेंस के खिलाफ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात कर रहे हैं। एक तो वजीर आजम इमरान खान ने कहीं अगर मगर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने तो रीजन बताया। जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी उस पर तो उन्होंने रीजन बताया कि नवाज शरीफ को पता था कि मेरी करप्शन का इनको पता है, इसलिए वो खामोश रहे। और जो कॉन्टेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं, आज तो कॉन्टेक्स्ट वजीर आजम इमरान खान ने यही बताया कि DG ISI को हर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होता है कि कौन करप्ट है या कौन नहीं है। उन्होंने कहा मेरे बारे में उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं हूं, उनके बारे में पता होता है कि वो करप्ट है, और इसीलिए जब वो लड़ाई की जो वजह बनती है वो भी यही करप्शन बनती है। ये कहा है वजीर आजम ने तो आज।
नहीं, वज़ीर आज़म जो है पूरे तनाजुर में बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात करी है। और देखिए बात ये है कि एजेंसीज हों, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे ISI हो, उनका जो एक काम है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ये है ना कि वो पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के मामलात के ऊपर भी नज़र रखेंगे, और वो जाहिर है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट को जवाबदेह हैं उन मामलात में। और जो ISI का या इंटेलिजेंस ब्यूरो का या बाकियों का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा कमेंडेबल है। तमाम हमारी जो एजेंसीज का जो रोल रहा है वो बड़ा कमेंडेबल रोल रहा है। तो ये नवाज शरीफ साहब वगैरह तो उसको हर वक्त समझते हैं कि उसको किस तरीके से हम कंट्रोवर्शियल कर सकें, लेकिन हकीकत ये है कि इसको बहुत जो है वो कमेंडेबल रोल है। लेकिन कमेंडेबल है जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन जैसे आज वजीर आजम ने कहा कि उनको मालूम होता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर करप्ट है कौन नहीं है, उनको मेरे बारे में भी पता है, तो क्या ये भी उनका एक रोल है कि वो चेक रखे कि कौन सा वजीर आजम करप्ट है नहीं है? तो पता चल जाता है ना, जब आप अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे, जैसे 91 में हुदैबिया के केस में हुआ है, या अभी जो पैनामा के केस में हुआ है, या जो सारा नेटवर्क है, तो आपके ख्याल में ये किसी को पता नहीं चलता? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वजीर आजम ने कहा कि जब पता चल जाता है तो फिर उस मालूमात पर इस्तीफा भी तलब किया जा सकता है क्या? नहीं, वजीर आजम ने फिर ये बेसिकली तो उन्होंने ये कहा कि फिर इज्जत नहीं रहती। जब वजीर आजम इमरान खान इस किस्म के बयान देंगे तो जो ऑपोजिशन का ऐसा एक मुद्दा है कि सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए इदारों की, उनका जो ये बयान है, उनका जो ये बयानिया है, उसको मजीद तकवीत पहुंचती है अगर वजीर आजम साहब ये बताएंगे कि ये इदारे कर रहे होते हैं और इस वजह से वो इस्तीफा मांगते हैं और इस वजह से खामोश रहना पड़ता है नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों को। देखिए हरगिज ये उस बयानिया की बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात की है। आप अगर करप्ट है, वज़ीर आज़म जो है मुल्क का लाखों अरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर भेज रहा है, वो किस तरह आंख से आंख मिला के अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है? वो तो तभी बात करेगा ना अगर उसकी मॉरल अथॉरिटी होगी। अगर मिनिस्टर जो है वो करप्ट है, वो अपने सेक्रेटरी से कैसे आंख से आंख मिला के बात कर सकता है? अगर उसका स्टाफ को पता है कि ये तो खुद ही सारा करप्ट है, वो उसकी क्या इज्जत करेंगे? लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मोरालिटी की बात की है, और मेरा ये ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर आप अपनी अथॉरिटी रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी हैसियत रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी मॉरल अथॉरिटी भी रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने यह कहा था कि हमारा जो नुक्ता नज़र था, जो बात नवाज शरीफ ने की थी इस्तीफे के हवाले से कि उनका इस्तीफा मांगा गया था, आज इंडोर्स किया है वजीर आजम इमरान खान ने उस बात को। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।